आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट्स ऑफ द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की सीमा का पता लगाना, अनुमान लगाना। कह रहा है साम्यावस्था स्थिरांक का आंकिक मान अभिक्रिया की सीमा को दर्शाता है, परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह अभिक्रिया स्थिरांक यह नहीं बतलाता कि साम्यावस्था किस दर से प्राप्त हुई है। तो देखिए, यहाँ पर गहराई से समझने का प्रयास करिए। कह रहा है साम्यावस्था स्थिरांक का आंकिक मान, जो अंक लिखे रहते हैं उस मान की बात कर रहा है, अभिक्रिया की सीमा को दर्शाता है, परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि साम्यावस्था स्थिरांक यह नहीं बतलाता कि साम्यावस्था किस दर से प्राप्त हुई है। यानी इक्विलिब्रियम के बारे में तो बता रहा है, वो भी नंबर वाली वैल्यू, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस रेट से प्राप्त हुई है। केपी या केसी का परिणाम उत्पादों की सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि यह साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक के अंश यानी न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। तो चूंकि ऊपर लिखा जाता है, अंश का मतलब ऊपर जो लिखा जाता है न्यूमिनेटर में, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो केपी या केसी है ये कंसंट्रेशन यानी सांद्रता जो उत्पाद के हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को ही हम ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक को नीचे लिखते हैं। तो उत्पाद के साम्यावस्था में उत्पाद की सांद्रता के समानुपाती होता है। परिमाण मैग्नीट्यूड तथा क्रियकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि इनको हर यानी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक के का उच्च मान उत्पादों की उच्च सांद्रता का द्योतक है। साम्यावस्था स्थिरांक के का उच्च मान उत्पादों की उच्च सांद्रता का द्योतक है। इसी प्रकार के का निम्न मान उत्पादों के निम्न मान को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है कि साम्य स्थिरांक जो के है, जिसको केसी भी लिखते हैं, अगर ज़्यादा उच्च आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि समानुपाती है। और अगर कम आता है तो हम ये कहेंगे कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी कम कंसंट्रेशन है, तब कम मान आया है। साम्य मिश्रणों के संगठन से संबंधित निम्नलिखित सामान्य नियम बना सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में जो मिक्सचर हैं उनके कंपोजिशन के बारे में अगर हमें बताना हो तो हम कुछ नियम बना सकते हैं। तो उनके बारे में नीचे लिखा जा रहा है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि केसी की वैल्यू 10⁻³ हो, 3 से ज़्यादा हो, तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज़्यादा बनेंगे। तो अगर केसी की वैल्यू इज ग्रेटर दैन 10⁻³ तो जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट की तुलना में ज़्यादा बनेंगे। यदि के का मान काफ़ी ज़्यादा है तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होती है। अगर के का मान काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हम ये मानेंगे कि अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होगी। मानेंगे क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल किया गया होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि 500 केल्विन पर H2 तथा O2 की अभिक्रिया साम्यावस्था हेतु स्थिरांक Kc = 2.4 × 10⁻47। 500 केल्विन पर H2 तथा O2 की अभिक्रिया की साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम हेतु जो Kc है वो 2.4 × 10⁻47 है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि यदि Kc की वैल्यू 10⁻³ हो तो उत्पाद अभिकारक की तुलना में ज़्यादा बनेंगे।
प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। और कह रहा है यदि के का मान काफ़ी ज़्यादा है तो अभिक्रिया लगभग पूर्णता के निकट होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, के की वैल्यू का अगर पावर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा 10⁻47 बहुत ज़्यादा है 10⁻3 की तुलना में। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो लगभग कंप्लीट होने के नज़दीक है। आप देखें यहाँ पर 300 केल्विन पर H2 गैस प्लस Cl2 गैस से 2HCl गैस बन रही है। तो इसमें Kc की वैल्यू 4 × 10⁻31 है। इसमें भी देखिए पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी रिएक्शन कंप्लीट होने के करीब है। 300 केल्विन पर H2 गैस और Br2 गैस की रिएक्शन होती है तो 2HBr गैस बनती है। Kc की वैल्यू 5.4 × 10⁻18 है। तो यहाँ पर देखिए जो पावर है 10 की बहुत ज़्यादा है 10⁻3 की तुलना में। इससे हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया पूर्ण होने के निकट है। आप देखिए नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है अब यदि Kc की वैल्यू 10⁻3, ध्यान दीजिए यहाँ पर 10⁻3 से ज़्यादा की बात हो रही थी, यहाँ पर 10⁻3 से कम की बात हो रही है। तो क्या होगा, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Kc स्मॉलर देन 10⁻3। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि यदि Kc की वैल्यू 10⁻3 से कम है तो अभिकारक की तुलना में उत्पाद कम होंगे। जो प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट हैं, उसकी तुलना में प्रोडक्ट कम बनेंगे। यदि Kc का मान अल्प है तो अभिक्रिया दुर्लभ व्यवस्था में ही संपन्न होती है। दुर्लभ अवस्था यानी Kc का मान अगर बहुत कम है, अल्प है, तो जो रिएक्शन होगी वो वीक कंडीशन में ही संपन्न होगी। निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल दे रहा है कि 500 केल्विन पर H2O का H2 तथा O2 में विघटन का साम्य स्थिरांक बहुत कम है, यानी Kc = 4.1 × 10⁻48 है, 10⁻³ से बहुत कम है। तो क्या होगा, तो अभिक्रिया दुर्बल अवस्था में ही संपन्न होगी, यानी अभिकर्मक से उत्पाद बनने की कंडीशन बहुत वीक होगी। अब देखिए 298 केल्विन पर N2 गैस और O2 गैस की रिएक्शन हो रही है तो इक्विलिब्रियम में 2NO गैस बन रही है, यानी NO के 2 मोड बन रहे हैं। और Kc की वैल्यू 4.8 × 10⁻31 है। तो देखिए निगेटिव वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है पावर में, इसलिए यह अभिक्रिया दुर्लभ अवस्था में ही संपन्न होगी। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि Kc 10⁻³ से 10⁻³ की परास यानी रेंज में हो तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं संतोषजनक होती हैं। निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करें। तो यहाँ पर देखिए ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप अंडरलाइन करिए। ये इतना पॉइंट, और इसके बाद इसको अंडरलाइन करिए। कि यदि Kc की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ की परास या रेंज में होता है तो उत्पाद तथा अभिकारक दोनों की सांद्रताएं संतोषजनक होती। आप देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण पर विचार करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। कह रहा है 700 केल्विन पर H2 तथा I2 से Hi बनने पर Kc की वैल्यू
57.0 है। तो यहाँ पर देखिए 700 केल्विन का टेम्परेचर है, H2 तथा I2 से HI बनाया जा रहा है और उसके लिए Kc की वैल्यू 57 है। तो देखिए क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए Kc की वैल्यू 1 मानी गई है और इधर 10⁻³ लिखा है, इधर 10⁻³ लिखा हुआ है। तो इधर 10⁻³ है तो हमने क्या पढ़ा था कि अभिक्रिया कठिनाई से होती है अगर Kc की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो। तो काफ़ी कम लिखा है क्योंकि अभिक्रिया कठिनाई से होती है। और इधर देखिए 10⁻³ लिखा है, काफ़ी कम का मतलब प्रोडक्ट काफ़ी कम होंगे। और इधर देखिए 10⁻³ लिखा है और यहाँ पर लिखा है अत्यधिक, यानी 10⁻³ है, इससे इधर चलेंगे तो 10⁻³ की वैल्यू और बढ़ेगी, यानी Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट अत्यधिक बनेंगे। अभिक्रिया लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। अभिक्रिया कठिनाई से होती है मतलब प्रोडक्ट काफ़ी कम बनेंगे और अभिक्रिया बड़ी कठिन तरीके से होती है। और Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज़्यादा है, यहाँ से आगे ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट अत्यधिक बनेंगे, यानी उत्पाद अत्यधिक बनेगा और अभिक्रिया लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। और अगर Kc की वैल्यू 1 है तो कह रहा है अभिकर्मक तथा क्रिया फलक दोनों साम्यावस्था पर उपलिखित हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यह है कि अभिक्रियक और उत्पाद दोनों ही साम्य अवस्था पर उपस्थित हैं। उपलिखित लिखा है मतलब प्रेजेंट हैं, जो भी मानिए, इंग्लिश में देख लिया हम लोगों ने कि उपलब्ध हैं। इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों मौजूद हैं और Kc की वैल्यू 1 है। तो चित्र 6.6 Kc पर अभिक्रिया की सीमा पर का निर्भर करना ये बताता है। देखिए आगे कह रहा है कि इसी प्रकार एक अन्य अभिक्रिया N2O4 का NO2 में विघटन है, जिसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc 4.64 × 10⁻³ जो ना तो हम कम है और ना ही ज़्यादा है। अतः साम्य मिश्रण में N2O4 तथा NO2 की सांद्रताएं संतोषजनक होंगी। इस सामान्यीकरण को चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि N2O4 से NO2 की बनने की जो क्रिया है उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kc की वैल्यू 4.64 × 10⁻³ है, यानी 10⁻³ से ज़्यादा है, जो न कम है और न ज़्यादा है। मतलब ना तो 10⁻³ से ज़्यादा है, न 10⁻³ से कम है, लगभग बीच का, यानी न कम है 10⁻³ से न ज़्यादा है। तो कह रहा है अतः साम्य मिश्रण में यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में N2O4 तथा NO2 की सांद्रताएं संतोषजनक होंगी। इस सामान्यीकरण को चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। यहाँ पर जो 6.7 अभी देखते हैं, ये देखिए 6.7 हमारा फिगर है। इसमें अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए उत्पाद ज़्यादा है तो Ke की वैल्यू QE से ज़्यादा है, Ke की वैल्यू QE से ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए अभिकारक और उत्पाद दोनों साम्य अवस्था में यानी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो Ke और QE लगभग Ke और QE बराबर है। यहाँ पर देखिए उत्पाद से अभिकारक बन रहा है, यहाँ अभिकारक से उत्पाद बन रहा है।
तो उत्पाद ज्यादा है, मतलब के की वैल्यू क्यू से ज्यादा है। यहाँ पर उत्पाद से अभिकारक की बात हो रही है, तो के की वैल्यू से क्यू की वैल्यू ज्यादा है। तो दोनों को समझिए, ये तीर इधर को लगा है, ये तीर इधर को लगा है। यानी जब क्रिया शुरू होती है तो अभिकारक जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद की मात्रा जब ज्यादा होती है रिएक्शन में और एक समय इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है तो उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर होते हैं और इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उस समय क्यू और के बराबर होते हैं। और जब रिएक्शन में उत्पाद से अभिकारक की ओर चलती है, अगर इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन हम दोनों तरफ लिख सकते हैं, तो उत्पाद जो बना उससे अगर हम अभिकारक बनाएं, जैसे H2 और I2 से HI बना दें तो इसको इस तरह लिख दें। अब HI से H2I2 बनाएं तो फिर इस तरह होगा कि उसके लिए फिर के से क्यू ज्यादा होगा और फिर इक्विलिब्रियम गेन करेगी रिएक्शन, यानी तब क्यू और के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्यू या क्यूसी जो भी लिखा है ये क्या है, वो केसी रहा होगा तब ये क्यूसी का, और हमने तो इसलिए बोला क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात है। तो देखते हैं इसको, अभिक्रिया की दिशा का बोध। प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो जो क्यू वर्ड आया है इसको रिएक्शन क्वाशिएंट बोलते हैं और इसके बारे में भी समझेंगे, हालांकि हमने थोड़ा सा आपको बताया था। अभिक्रिया भागफल हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में रिएक्शन क्वाशिएंट और क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए कह रहा है अभिकारक एवं उत्पाद के किसी अभिक्रिया मिश्रण में अभिक्रिया की दिशा का पता लगाने में भी साम्यावस्था स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन क्वाशिएंट क्यू की गणना करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो क्यूसी बार बार क्यूसी वर्ड आ जा रहा है, इसके पीछे भी आया था, तो वो क्या है, यहाँ उस बात को हम समझ पाए कि अभिक्रिया और उत्पाद के लिए अभिक्रिया मिश्रण में अभिक्रिया की दिशा का पता लगाने में भी साम्यावस्था स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन क्वाशिएंट क्यू की गणना करते हैं। अभिक्रिया भागफल तो जैसे केसी निकालते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बिल्कुल वैसे ही होगा। साम्यावस्था स्थिरांक की ही तरह अभिक्रिया भागफल को भी अभिक्रिया की किसी भी स्थिति के लिए परिभाषित किया जा सकता है, यानी मोलर सांद्रता से क्यूसी तथा आंशिक दाब से क्यूपी, यानी जैसे केपी और केसी से रिप्रेजेंट करते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वैसे अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन क्वाशिएंट को क्यूसी या क्यूपी से भी किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे सामान्य अभिक्रिया लिखी गई है और इसके लिए क्यूसी क्या लिखा है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्विलिब्रियम का साइन स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। कहने का मतलब ये स्टिकियोमेट्रिक गुणनफल है ए स्मॉल वाले, और ये रिएक्शन का कोई रिएक्टेंट है ए और बी, और ये प्रोडक्ट है कैपिटल सी और कैपिटल डी। तो क्यूसी हमारा आ गया वैसे जैसे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे केपी केसी में, वैसे यहाँ भी करेंगे। सी की कंसंट्रेशन और स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऊपर पावर में जाएगा। इसी प्रकार डी के लिए लिखा, इसी प्रकार डिनोमिनेटर में ए की पावर ए लिखा, कंसंट्रेशन के लिए बड़े ब्रैकेट में बंद किया, फिर बी के लिए लिखा। आप देखिए यहाँ पर यही 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी हो तो अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसित होगी। अगर क्यूसी ज्यादा है केसी से तो विपरीत अभिक्रिया ज्यादा प्रभावशाली होगी, यानी अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसित होगी।
अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है तो प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ेगी, और अगर क्यूसी और केसी बराबर हैं तो अभिक्रिया जो है वो का मिश्रण साम्य अवस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हमारा क्यूसी केसी से ज़्यादा है, ये ई नहीं लिखा था जो वहाँ हम देख रहे थे, सी लिखा है, तो क्यूसी अगर केसी से ज़्यादा है तो रिएक्टेंट का प्रभाव ज़्यादा होगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी। क्यूसी अगर स्मॉल है केसी से तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी। जब फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पाद ज़्यादा बनेंगे। और अगर क्यूसी और केसी इक्वल हैं तो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्यूसी की जो वैल्यू निकालें। क्यूसी एक तरह से गुणनफल है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, और जैसे केपी केसी में लिखते थे वैसे ही लिख रहे हैं। अभिक्रिया भागफल इसको बोलते हैं हिंदी में, भाग दे रहे हैं, गुणनफल नहीं भागफल। अब देखिए यहाँ पर अब बता रहा है कि H2 के साथ I2 की गैसीय अभिक्रिया पर विचार करते हैं। तो H2 गैस प्लस I2 गैस रिएक्शन हुई तो इक्विलिब्रियम अटेंड किया, 2HI गैस बनी। तो 700 केल्विन पर Kc इक्वल टू 57 है। तो माना कि हमने H2, तो यहाँ पर देखिए H2T लिखा है, यानी किसी समय विशेष पर H2 का सांद्रता 0.10 m है। I2T मतलब किसी समय विशेष पर आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.20 m है। टेम्परेचर 700 केल्विन दे दिया और Kc की वैल्यू 57 है। तो यहाँ पर देखिए, और HI की सांद्रता किसी समय विशेष पर 0.40 मिलियन लिया है। तो कह रहा है सांद्रता संकेत पर पादांक T का तात्पर्य है कि सांद्रताओं का मान किसी समय T पर किया गया है, ना कि साम्य पर। तो देखिए बता भी दिया है कि जो T लिखा जा रहा है उसका मतलब ये है कि हम किसी समय T पर ले रहे हैं कंसंट्रेशन, ना कि इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं। तो इस प्रकार अभिक्रिया गुणनफल QC अभिक्रिया की इस स्थिति में दिया गया है। तो QC इक्वल टू HI, क्योंकि 2 मोल थे तो ऊपर पावर में 2 लगाया, T लिखा, अपान H2T I2T, तो ये आ गया। HI हमें दिया 0.40 कंसंट्रेशन, इसका स्क्वायर हुआ। H2 का दिया 0.10 इंटू I2 का दिया है 0.2 किसी समय विशेष पर। तो QC आ गया 8 हमारा। अब ध्यान दीजिए कि जो QC है हमारा किसी समय विशेष पर, जैसे Kc इक्विलिब्रियम निकालते हैं वैसे QC किसी समय विशेष पर निकालते हैं, किसी समय विशेष पर सांद्रता निकालते हैं। तो QC और Kc में क्या अंतर हुआ कि Kc साम्य अवस्था की स्थिति में निकाला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, जबकि QC जिसे अभिक्रिया भागफल कहते हैं, रिएक्शन क्वॉशिएंट कहते हैं, किसी टाइम विशेष पर हम निकाल सकते हैं। तो देखिए नीचे कह रहा है कि इस समय QC 8 है यानी, और Kc 57 है, के बराबर नहीं है यानी 57 से बहुत कम है। अतः H2 I2 HI का मिश्रण साम्य में नहीं है। तो देखिए इससे पता चल गया कि इक्विलिब्रियम में अभी नहीं पहुंच पाया है H2 I2 और HI का मिश्रण। इसलिए H2 गैस I2 गैस अभिक्रिया करके और अधिक HI बनाएंगे तथा उनके सांद्रण तब तक घटेंगे जब तक QC इक्वल टू Kc न हो जाए। तो देखिए इक्विलिब्रियम तक आने के लिए अब कंसंट्रेशन H2 और I2 का तब तक घटेगा और HI और अधिक तब तक बनेगी जब तक कि सांद्रण मतलब QC Kc के बराबर ना हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमको अटेंड करना है और इक्विलिब्रियम में QC Kc के बराबर होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है अभिक्रिया भागफल QC तथा Kc के मानों की तुलना करके अभिक्रिया दिशा का बोध करने में उपयोगी है। तो अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन क्वॉशिएंट QC तथा Kc के मानों की अगर हम तुलना करें तो हमको क्या मिलता है
कि अभिक्रिया की दिशा पता लगाने में हमें सहायता मिलती है। तो इसको अंडरलाइन करिए। अभिक्रिया भागफल क्यूसी तथा केसी के मानों की तुलना करके अभिक्रिया दिशा का बोध करने में उपयोगी है। तो इस प्रकार अभिक्रिया की दिशा के संबंध में हम निम्नलिखित सामान्य धारणा बना सकते हैं कि अगर केसी ज्यादा है क्यूसी से तो नेट अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर अग्रसित होगी। यदि क्यूसी स्मॉलर देन है क्यूसी ग्रेटर देन है केसी से तो नेट अभिक्रिया दाईं से बाईं ओर अग्रसित होगी। और अगर क्यूसी केसी के बराबर है तो नेट अभिक्रिया नहीं होती है, यानी इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। जैसा यहाँ पर अभी हमने फिगर में देखा कि अभिकारक से उत्पाद की मात्रा ज्यादा होगी तो केसी मतलब अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, यानी क्यूसी कम है केसी से तो अभिक्रिया से उत्पाद की ओर रिएक्शन चलेगी। अगर क्यूसी ज्यादा है केसी से तो उत्पाद से अभिक्रिया की ओर रिएक्शन चलेगी। और अगर क्यूसी और केसी बराबर हैं तो अभिकारक और उत्पाद इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये बात हमको समझ में आई, अभिक्रिया की दिशा का बोध। आप देखें नीचे एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है उदाहरण 6.7 में क्या कह रहा है, 2a इक्विलिब्रियम का साइन b प्लस सी। तो अभिक्रिया के लिए केसी का मान 2 × 10⁻³ है। दिए गए समय में अभिक्रिया मिश्रण का संगठन A का कंसंट्रेशन बराबर B का कंसंट्रेशन बराबर C का कंसंट्रेशन, और ये कितना है 3 × 10⁻⁴ मोलर है। अभिक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसर होगी, तो फॉरवर्ड चलेगी कि बैकवर्ड चलेगी कि इक्विलिब्रियम अटेंड करेगी, ये हमको बताना है। तो देखिए हम क्यूसी की वैल्यू निकाल लेंगे और केसी से तुलना करेंगे। क्यूसी निकाल करके केसी से तुलना करेंगे। अगर क्यूसी केसी से कम है, क्यूसी केसी से कम है तो रिएक्शन बाईं से दाईं ओर चलेगी, यानी अगर केसी ज्यादा है तो अभिक्रिया प्रोडक्ट की ओर चलेगी। क्यूसी ज्यादा है तो पश्च दिशा में चलेगी, यानी दाईं से बाईं, यानी रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया के लिए क्यूसी की वैल्यू अगर हम निकालें रिएक्शन क्वॉशिएंट तो आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का, और स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिया। अब ये देखें यहाँ पर निकाला गया तो A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन C की कंसंट्रेशन बराबर है, और कितना दिया गया है 3 × 10⁻⁴ मोलर। तो QC = A और B की जगह सब लिख दिया, सब की बराबर ही। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 1। आप देखिए हमको KC कितना दिया है, KC दिया है 2 × 10⁻³ तो -3 करें तो ये 0.002 आ जाएगा, यानी 1 से बहुत कम है केसी की वैल्यू, यानी क्यूसी ज्यादा है। तो चूंकि क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी है इसलिए अभिक्रिया विपरीत दिशा में अग्रसित होगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो ये हमको समझ में आ गया। अब देखिए साम्य सांद्रताओं की गणना करना है हमको। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो उस समय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात हो लेकिन साम्य सांद्रता ज्ञात नहीं है तो निम्नलिखित 3 पदों में उसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पद में क्या है, अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखो। तो इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। संतुलित समीकरण के लिए एक सारणी बनाए जिसमें अभिक्रिया में सन्निहित प्रत्येक पदार्थ को सूचीबद्ध किया हो।
और इस सूची में क्या क्या हो, प्रारंभिक कंसंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, साम्यावस्था पर जाने के लिए सांद्रता में परिवर्तन और साम्यावस्था सांद्रता। तो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल साम्यावस्था पर जाने के लिए सांद्रता में जो चेंज आ रहा है वो, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसंट्रेशन। तो जो टेबल हम बनाएंगे तो उसमें इन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि सारणी बनाने में किसी एक अभिकारक की सांद्रता को x के पद में जो साम्यावस्था पर है को परिभाषित करें और फिर अभिक्रिया की रस समीकरण मिति से अन्य पदार्थों की सांद्रता को x के रूप में व्यक्त करें। रस समीकरण मतलब स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि ये सब हम लोग पीछे कई क्वेश्चन किए हैं, उनमें कर चुके हैं। अब ये कह रहा है तो आगे भी हम लोग देखेंगे। अब तीसरा पद क्या है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। कह रहा है यक्स को हल करने के लिए साम्य समीकरण में साम्य सांद्रताओं को प्रतिस्थापित करें। तो यक्स को हल करने में जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्राप्त हुआ है तो उसमें इस इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को रखना है। यदि आपको वर्ग समीकरण हल करना हो तो वो गणितीय हल चुने जिसका रासायनिक अर्थ हो। तो अगर हमको किसी स्क्वायर हो जिस इक्वेशन में उसको हल करना है, तो जैसे पीछे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग किया था, तो वही कह रहा है कि ऐसे इक्वेशन का यूज करें जिसका रासायनिक अर्थ हो, यानी केमिस्ट्री में भी वो लागू हो सके। परिकलित मान के आधार पर साम्य सांद्रताओं की गणना करें। तो कैलकुलेशन वाले जो कंडीशन है, कैलकुलेटेड जो मान है हमको दिए गए हैं प्रारंभिक या साम्य अवस्था में, तो उनके आधार पर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की गणना करेंगे। जो मान दिए गए हैं उसमें साम्य अवस्था को तो निकालना ही है। पांचवें पद में क्या करेंगे, इन्हें साम्य समीकरण में प्रतिस्थापित कर अपने परिणाम की जांच करें। फिर जो इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने इक्वेशन बनाई है तो उसमें ये मान को रखेंगे जो निकाले हैं, और फिर हम लोग इस परिणाम की जांच करेंगे कि जो हमने निकाला है वो सही है या गलत। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिए गए, इनको करें, करके हमको खुद ही ये बात समझ में आ जाएगी कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम करेंगे और जो ऊपर लिखा गया है ऐसे उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। तो कह रहा है एग्जाम्पल 6.8, 13.8 ग्राम N2O4 को 1 लीटर पात्र में रखा जाता है तो इस प्रकार साम्य स्थापित होता है। कैसे, N2O4 गैस इक्विलिब्रियम में NO2 गैस बनती है, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल। कह रहा है यदि साम्य अवस्था पर कुल दाब 9.15 बार पाया गया हो तो Kc Kp तथा साम्य अवस्था पर आंशिक दाब की गणना कीजिए। तो Kp बताना है, Kc बताना है, और इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर जो भी होगा N2O4 और NO2 का, उसको हमें बताना है। तो देखिए 13.8 ग्राम N2O4 है, 1 लीटर के पात्र में रखा गया। तो पहले इसकी मोलरिटी निकालेंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो कैपिटल M लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया कि हमें पता है गैस समीकरण, क्योंकि ये गैस की अवस्था में है। तो गैस समीकरण लागू किया, PV = nRT। यहाँ पर N/V की जगह CRT लिखा था, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। कुल आयतन भी हमको 1 लीटर दिया है, और N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 92 ग्राम होगा। इसको हम चाहें तो निकाल सकते हैं। और हमको इसका मात्रा कितनी दी है, 13.8 ग्राम। तो हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ के मोल निकालना हो तो N होता है W/M, यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, यानी भार बटे अणुभार। तो N2O4 का भार हमको 13.8 ग्राम दिया है और अणुभार हमने निकाल लिया 92 ग्राम। तो इससे गैस के मोल निकल आएंगे, W/M कर देंगे तो 0.15 मोल आ गए।
गैस के, N2O4 जो बन रहा है, N2O4 होगा यहाँ पर। तो गैस स्थिरांक R की वैल्यू हमको पता है कि किस में रखना है, बार, केल्विन और लीटर पर मोल। तो ये 0.083 होती है R की वैल्यू, बार लीटर पर मोल पर केल्विन में। टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन क्वेश्चन में। PV = nRT फार्मूला होता है। तो V की वैल्यू 1 लीटर है, N की वैल्यू हमने निकाल लिया है 0.15, R की वैल्यू 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन और T की वैल्यू 400 केल्विन। तो P आ गया 4.98 बार। हमने प्रेशर निकाल लिया N2O4 का। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम करते चलेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे जैसा हो रहा है। तो N2O4 इक्विलिब्रियम का साइन 2NO2 लिखेंगे। अब देखिए इनिशियल यानी प्रारंभ में प्रेशर कितना है, 4.98 बार। जब रिएक्शन शुरू हुई तो उस समय प्रोडक्ट नहीं बना होगा, इसलिए NO2 0 है। अब इक्विलिब्रियम में हमने आपको बताया था कि x माने या y माने, जो भी आपकी इच्छा वो माने। तो x मानेंगे और 2 मोल है तो 2 का गुणा करेंगे। यहाँ भी क्योंकि प्रारंभ में इतना था और इसका कुछ बना होगा तो बचा कितना, तो इसका जितना बना होगा उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए घटाया जा रहा है। तो यहाँ 2 मोल था तो 2x लिखे, ये 1 मोल है तो x घटाया गया है। तो इस तरह से ये समीकरण में ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई। अब इक्विलिब्रियम पर P टोटल = PN2O4 + PNO2 होगा। इक्विलिब्रियम पर जो कुल दाब है बर्तन के अंदर, वो N2O4 भी उसमें है और NO2 भी है। तो अगर दोनों का दाब जोड़ दें, या दाब क्या, आंशिक दाब का है, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि टोटल दाब में इसका भी दाब नहीं था, इसका भी, इसका जितना अंश है तो इसका आंशिक दाब है, इसका जितना अंश है तो इसका आंशिक दाब है। तो ये हमारे पास आ गया P टोटल करने पर 9.15 ये दिया है, अभी निकाला है हमने। और N2O4 का कितना है, 4.98 - x प्लस NO2 का कितना है, 2x। तो ये सॉल्व करने पे x आ गया हमारे पास 4.17 बार। अब साम्य अवस्था पर आंशिक दाब सब कितने आ गए, PN2O4 कितना हो जाएगा, प्रारंभ में 4.98 है और x की वैल्यू आई है 4.17। तो N2O4 का निकालना है तो x घटाया गया है तो x की वैल्यू घटा दीजिए, तो आ गया 0.81 बार। ये कितने कब होगा, साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम पर, साम्य पर लिखा है ना। इसी प्रकार PNO2 2x है साम्य पर, तो 2x की वैल्यू जितनी आई है उसका गुणा करेंगे तो आ गया 8.34 बार। तो Kp = हो जाएगा NO2 का आंशिक दाब और 2 है तो पावर में 2 हो जाएगा अपान N2O4 का आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर। तो वैल्यू उठा के रख दी तो आ गया 85.87। ये Kp निकल के आ गया। अब Kc निकालना है तो फार्मूला होता है Kp = KcRT की पावर ΔN, हमने पढ़ा है। तो Kp की वैल्यू अभी हमने निकाला 85.87 = Kc निकालना है। R की वैल्यू 0.083 पता है, T टेम्परेचर 400 केल्विन दिया है और ΔN कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल। ध्यान दीजिए गैस, अगर और कोई अवस्था में होगी तो 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिए शुद्ध अवस्था में, प्रोडक्ट के शुद्ध अवस्था में गैस के मोल जब इक्विलिब्रियम हो, और रिएक्टेंट के शुद्ध अवस्था में मोल जब गैस के मोल जब इक्विलिब्रियम हो। तो प्रोडक्ट के शुद्ध अवस्था में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के शुद्ध अवस्था में गैस के मोल जब इक्विलिब्रियम हो। ध्यान दीजिए तो प्रोडक्ट के 2 हैं, इसमें 1 ये घटेगा तो 1 बचेगा, तो पावर में ΔN में 1 हो गया। तो Kc की वैल्यू आ गई 2.586 यानी 2.6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कह रहा है 380 केल्विन पर 3 मोल PCl5 को 1 लीटर बंद पात्र में रखा जाता है।
तो साम्य अवस्था पर मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। Kc दिया है 1.80। तो जैसे ऊपर रिएक्शन लिखे थे वैसे सेम करेंगे। तो PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बना इक्विलिब्रियम में। तो प्रारंभ में कितना है, 3 मोल है। प्रारंभ में प्रोडक्ट बने ही नहीं होंगे क्योंकि रिएक्शन शुरू नहीं, तो 0 0। अब साम्य पर तो कह रहा है मान लीजिए PCl5 के प्रति मोल में से x मोल वियोजित होते हैं। तो PCl5 का x मोल मान लीजिए डिसोसिएट होता है या टूटता है। तो साम्य पर यानी इक्विलिब्रियम में ये कितना होगा, Cl2x होगा क्योंकि पहले 1 है। PCl3x होगा क्योंकि पहले 1 है। और 3 में ये जितना टूट गया तो बचा कितना, जितना टूटा है उसको घटा दें। तो 3 में ये टूटा वाला x घटा दिया। अगर यहाँ 2 का गुणा होता तो 2x घटाते, 3 का गुणा होता तो 3x घटाते, 1 का गुणा है तो 1x घटाए हैं। तो Kc इक्वल टू फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट। तो PCl3 का कंसंट्रेशन Cl2 का कंसंट्रेशन अपान PCl5 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। ध्यान दीजिए Kc है तो मतलब इक्विलिब्रियम। अब जो जो दिया है उसको हम लोग रखेंगे। तो Kc दे दिया है 1.8 इक्वल टू हो गया x² प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट 3 - x है। सॉल्व किया द्विघात समीकरण से तो ये x की वैल्यू आ गई 1.59। पीछे कई बार कर चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। तो x की वैल्यू आ गई। तो अब PCl5 कितना होगा, 3 - x था तो 3 में x की वैल्यू घटा देंगे तो आ गया 1.41 मोलर। PCl3 और Cl2 कितना माना गया था, x, तो x की वैल्यू 1.59 है। तो PCl3 और Cl2 का सांद्रता कितनी होगी इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था के समय, 1.59 मोलर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अब आगे स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में।